हे गाइस, जय महाकाल। कंप्यूटर की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम एक टॉपिक या फिर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि आपने इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। हम इसमें क्या देखेंगे? पहले तो हम इसका बेसिक कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और डाटा प्रोसेसिंग की साइकिल देखेंगे, कैसे प्रोसेस करती है। कंप्यूटर के बेसिक डायग्राम में इनपुट, आउटपुट और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो शामिल की जाती है। तो देखिए ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है पूरा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो पहले हम इनपुट डिवाइसों के द्वारा इनपुट देते हैं कंप्यूटर में। फिर ये है क्या? सीपीयू में क्या होती है? उसके 3 यूनिट होती हैं। एक होती कंट्रोल यूनिट, दूसरी होती है मेमोरी यूनिट, तीसरी होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसको एएलयू भी कहा जाता है। इसमें हम सेकेंडरी मेमोरी का भी यूज कर सकते हैं यदि मेमोरी कम पड़ रही होती है। सेकेंडरी स्टोरेज का भी यूज करते हैं। फिर जब ये तीनों प्रोसेस कर लेते हैं, फिर हमें कहाँ से प्रोडक्ट मिलता है? आउटपुट के द्वारा, जहाँ से हम देख सकते हैं। तो कंट्रोल का फ्लो कहाँ से होता है? हमेशा इनपुट से आउटपुट की तरह होता है। और डाटा का फ्लो भी कैसे होता है? इनपुट से आउटपुट की तरह ही डाटा का फ्लो होता है और कंट्रोल का फ्लो होता है। ये थी हमारी प्रोसेसिंग। अब आती है इनपुट डिवाइस क्या कहलाती हैं। फिर इनपुट यूनिट किनको कहा जाता है? तो इनपुट डिवाइस का प्रयोग निर्देशन एवं डाटा देने के लिए इनपुट यूनिट का प्रयोग किया जाता है। यह उन संदेशों, निर्देशों, डाटा को कंप्यूटर स्वीकार स्वरूप में परिवर्तित करता है। मतलब जैसे कि कंप्यूटर उसको स्वीकार कर सकता है, इस स्वरूप में परिवर्तित कर देते हैं इनपुट डिवाइस। और आगे की प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर सिस्टम में परिवर्तित निर्देश एवं डाटा की अनुमति देते हैं कि अंदर जो प्रक्रिया होगी कंप्यूटर के अंदर, उसमें जो सिस्टम होता है उसमें परिवर्तित या फिर निर्देश डाटा की आपूर्ति कर देते हैं। उनको क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। इनपुट क्या होती है? पर देखो, पहले तो पढ़ लेते हैं हम इनपुट होता क्या है। तो किसी भी निर्देश या डाटा को इनपुट यूनिट का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में निर्देश देने के लिए, डाटा देने के लिए, या फिर ऐसा बनाने के लिए जिससे कि कंप्यूटर उसे स्वीकार कर ले और आगे चलकर उसकी जो सिस्टम प्रोसेसिंग है, जो परिवर्तित निर्देश एवं डाटा है, उनकी आपूर्ति कर सकता है। तो वो होती है इनपुट यूनिट। अब आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? कंप्यूटर के अंदर एक अधिकांश प्रोसेसिंग करता है। जितने भी अंदर प्रोसेसिंग होती है वो कौन करता है? सीपीयू ही करता है। सीपीयू का निर्माण सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पर हुआ है। तो मतलब ये किस पर होता है? सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पर हुआ है। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसमें कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट शामिल होती है। तो जो सीपीयू होती है वो क्या होती है? एक चिप के जैसे होती है और सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। यह इसमें कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट लगी होती हैं। अब आती है कंट्रोल यूनिट क्या होती हैं। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट पर प्रबंधन करती है। यह प्रोग्राम निर्देशों को पढ़ता है और उन्हें की व्याख्या करता है। तो क्या करता है? यह कंट्रोल करता है। तो सारे कंपोनेंट का प्रबंधन करता है, निर्देशों को पढ़ता है और उनकी व्याख्या करता है और डिकोड भी करता है। जो कोडेड होकर आए हैं उनको डिकोड कर देता है। यह उन्हें कंट्रोल सिग्नल में बदल देता है, जो कि कंप्यूटर के अन्य भागों को सक्रिय होते हैं। तो ये किस में बदल देता है? कंट्रोल सिग्नल में बदलता है, जिससे कि और जो डिवाइस है वो इसे स्वीकार कर सके। तो ये क्या होती है? कंट्रोल यूनिट होती है। देखो कंट्रोल से समझ में आ रहा है, कंट्रोल है, सब पे कंट्रोल करके रखेगा। जितने भी कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट है उनका प्रबंधन करता है, निर्देशों को पढ़ता है और उनकी व्याख्या करता है कि क्या क्या हमें कोड डाटा दिया गया है और हमें उनको व्याख्या करनी है कि क्या है। मतलब व्याख्या करना मतलब डिकोड करना, जैसे कि जो और सिस्टम है या फिर जो और डिवाइस है कंप्यूटर की, वो उसे क्या करे? स्वीकार कर ले। इसलिए उसके क्या करता है? कंट्रोल सिग्नल में बदल देता है। अब आती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यह संक्रिया पर कार्य करता है। ये किस पर कार्य करता है? लॉजिकल पर और अर्थमेटिकल पर कार्य करता है। अर्थमेटिकल संक्रियाओं का समूह जो एएलयू जोड़ने, घटाने, अधिक जड़त्व एवं गणितीय संक्रियाओं के लिए समर्थन करता है। तो लॉजिक सक्रिय में बुलियन लॉजिकल, जैसे कि एंड और XOR और नॉट शामिल होते हैं। ये जटिल तर्क स्टेटमेंट बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एएलयू का प्रयोग किस में करते हैं? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का प्रयोग करते हैं हम। जोड़ना, घटाने या फिर जो ऐसी क्रियाएं होती हैं उनको हम सॉल्व करने के लिए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अब आती है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी।
अब आते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी ये केवल वही होती है जो डाटा और निर्देश होते हैं जिन पर वर्तमान में कंप्यूटर कार्य कर रहा है और को क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। यह केवल वही डाटा या निर्देश होते हैं जो कि वर्तमान में अभी कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं। इनकी क्षमता सीमित होती है और पावर कट होने पर इनका डाटा लॉस हो जाता है। अर्थात सामान्यतः जो सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती हैं यह वोलेटाइल मेमोरी होती हैं। दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राथमिक मेमोरी जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है और होती है रीड ओनली मेमोरी। कितने प्रकार की होती है प्राथमिक मेमोरी? दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर पे अभी जिसमें वर्क हो रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है, डाटा और निर्देशन है, वो प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है। पावर कट होने पर इनका सारा डाटा हो जाता है लॉस और यह बनी होती है सेमीकंडक्टर से, इसलिए इनको कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी। दो प्रकार की होती हैं, रैम मेमोरी और रोम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब आती है रैम क्या होती है। तो रैम देखा इनसे मतलब थील मार्कर जो है वो बना सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो जिस पर अभी डेटा और निर्देशन हो रहा है वो क्या कहलाती है, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। तो पहला पॉइंट बन गया। दूसरा, जिन पर अभी वर्तमान में कंप्यूटर कार्य कर रहा है उसको कहा जाता है, दूसरा पॉइंट हो गया। पावर कट हो जाने पर इनका डाटा लॉस्ट हो जाता है, इसलिए इनको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, ये सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं और यह दो प्रकार की होती हैं, एक रीड ओनली मेमोरी और एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कितने हमारे 3 मार्कर बन गए। अब आता है हमारा रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम डाटा, प्रोग्राम एवं प्रोग्रामों के जो रिजल्ट होते हैं उनको स्टोर करने के लिए सीपीयू की इंटरनल मेमोरी होता है। तो रैम क्या है, एक इंटरनल मेमोरी है जो कि प्रोग्राम और प्रोग्राम के जो रिजल्ट होते हैं उनको स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह रीड और राइट मेमोरी है जो कि मशीन के कार्य को करने एवं डाटा को स्टोर करता है। क्या करता है, मशीन के कार्य को करता है और डाटा को स्टोर करके रखता है। कुछ प्रकार की रैम, जैसे कि दो प्रकार की होती है रैम भी, एक होती है डायनामिक रैम और एक होती है स्टैटिक रैम और सिंक्रोनस डायनामिक रैम। 3 प्रकार की होती हैं, डी रैम, एस रैम और एस डी रैम। चलिए हम इनको 3 मार्कर में देखते हैं कि कैसे बन सकते हैं। पहले आते हैं, क्वेश्चन आता है रैम, तो हम इसका पहले फुल फॉर्म लिख देंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। यह डेटा, प्रोग्राम एवं प्रोग्राम के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू के इंटरनल मेमोरी होती है, सीपीयू में लगी होती है। क्या है, डाटा, प्रोग्राम एवं प्रोग्राम के जो रिजल्ट होते हैं उनको स्टोर करने के लिए सीपीयू में लगी होती है। यह रीड राइट मेमोरी होती है जो कि मशीन के काम करने का डाटा स्टोर करती है, मशीन का जो डाटा होता है उसको स्टोर करके रखती है। यह 3 प्रकार की होती है, एक होती है डायनामिक रैम, एक होती है स्टैटिक रैम और तीसरी होती है सिंक्रोनस डायनामिक रैम। फिर आती है डी रैम क्या होती है, तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, मतलब ये डोलती डालती रहती है। डी मतलब रैंडम, मतलब डायनामिक यहाँ जाएगी वहां जाएगी, तो डायनामिक रैम है मतलब यहाँ वहां जाती रहती है। तो इसको रिफ्रेश करना पड़ता है लगातार और बार बार। यह अपने कंटेंट खो देता है, क्या करता है, अपने कंटेंट को खो देता है, क्योंकि यहाँ वहां घूमती रहती है तो घूम जाता है उसका डाटा। इस प्रकार की मेमोरी अधिक किफायती भी होती है। चलिए तो देखो अब आता है डी रैम क्या होती है, तो डी रैम होती है डायनेमिक रैम कहा जाता है इसको, और यह लगातार रिफ्रेश करनी पड़ती है और कंटेंट को यहाँ वहाँ खो देती है और यह अधिक किफ़ायती भी होती है। अब आती है हमारा नेक्स्ट, स्टैटिक रैम या फिर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम या फिर डी रैम, ये जो एस रैम होती है मतलब स्टैटिक रैम होती है, यह डी रैम की तुलना में तेज और कम अस्थिर होती है। मतलब ये क्या होती है, तेज होती है और कम अस्थिर रहती है, कम स्थिर रहती है, लेकिन इसके लिए अधिक पावर की आवश्यकता होती है, मतलब सप्लाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है। क्या है ये, स्टैटिक रैम है, मतलब पावर सप्लाई की हमें ज़्यादा आवश्यकता होगी। यह अधिक महंगी होती है क्योंकि भैया सस्ती तो मिलेगी नहीं। फिर आती है डायनेमिक की तरह रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम क्या करना पड़ा, रिफ्रेश नहीं करना। डायनामिक तो क्या थी, यहाँ वहाँ डोल रहे थे हम, इसलिए उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता थी, इसको हमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए स्टैटिक रैम क्या है, तो पहला, ये डायनामिक की तरह ज़्यादा तेज होती है और कम अस्थिर होती है। पावर, अधिक पावर की आवश्यकता होती है इसके लिए और महंगी भी होती है, ज़्यादा पावर लगेगा और ज़्यादा महंगी होगी। और यह डी रैम की तरह रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती बार बार। अब आती है सिंक्रोनस डायनामिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह डैम का ही एक रूप है जो कि बहुत अधिक क्लॉक स्पीड पर
चलती है। ये किस पर चलती है? बहुत ज़्यादा अधिक क्लॉक स्पीड पर चलती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। क्या होती है? यह रैम की तरह, डी रैम की तरह होती है और अधिक स्पीड से क्लॉक स्पीड पर बल देती है। ये किस पर चलती है? तो ज़्यादा क्लॉक स्पीड पर चलती है। अब आती है रैम। नेक्स्ट है हमारा रैम, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। यह पर्सनल कंप्यूटर, पीसी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर स्थायी रूप से डाटा स्टोर करने के लिए रोम का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य इनपुट आउटपुट का काम करती है। यह प्रोग्राम एवं सॉफ्टवेयर निर्देशन रखता है। ये क्या करता है? प्रोग्राम एवं सॉफ्टवेयर का निर्देशन रखता है। और यह नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब यह उड़ती नहीं, चाहे पावर सप्लाई हो या ना हो, कभी नहीं उड़ती। तो देखो इसका थ्री लाइनर मतलब थ्री मार्कर कैसे बनेगा? पहला, रोम क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें जो डिवाइस और जो इलेक्ट्रॉनिक स्थायी रूप से डाटा स्टोर रहता है, तो वो होती है रोम। इसमें इनपुट आउटपुट कार्य कर सकते हैं और प्रोग्राम एवं सॉफ्टवेयर निर्देशों को रखा जाता है। यह नॉन वोलेटाइल भी होती है। ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। तो पहले आती है एम रोम, इसको बोलते हैं मस्कर्ड रोम। यह सबसे पहले रोम हाई वर्ड डिवाइस थी, जो कि डाटा एवं निर्देशों का प्री प्रोग्राम्ड सेट था। इस प्रकार के रोम को मस्कर्ड रोम के रूप में जाना जाता था, जो कि सस्ते होते थे। तो मस्कर्ड रोम क्या है? मस्कर्ड रोम है। यह सबसे पहले जो हार्ड रोम है वह हार्डवेयर डिवाइस होती थी। जो रोम क्या होती थी? हार्डवेयर डिवाइस थी। इसमें डाटा एवं निर्देशों को प्री प्रोग्राम्ड सेट होता था मस्कर्ड रोम, जो कि रोम के मस्कट के रूप में जानी जाती थी। और यह क्या होती थी? सस्ती होती थी। अब आती है पी रोम। पी रोम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। पी रोम को एक यूजर द्वारा केवल एक बार में मॉडिफाई किया जाता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें यूजर के द्वारा इसम को एक बार मॉडिफाई कर दिया जाता है। यूजर एक खाली पी रोम खरीद सकता है और एक प्रोग्राम या पी रोम प्रोग्राम का उपयोग करके वांछित कंटेंट एंटर कर सकता है। मतलब क्या कर सकता है? जो उपयोग करता है या जो यूजर है वो इसको क्या कर सकता है? सिर्फ एक ही बार इसको मॉडिफाई कर सकता है। मतलब इसको खाली खरीदेगा और इसमें प्रोग्राम को डाल देगा, तो बस एक ही बार कंटेंट इसमें एंटर होगा। इसको क्या कहा जाता है? पी रोम कहा जाता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आता है ईपी रोम, मतलब इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो प्रोग्राम है वो इरेज भी हो जाता है। तो ईपी रोम में क्या होता है? अल्ट्रावायलेट लाइट के संपर्क में लाकर इसको मिटा सकते हैं। चिप को यूवी प्रकाश में उजागर करके ईपी रोम में पैकेट्स में क्वार्ट्ज विंडो होती हैं और कंप्यूटर मदरबोर्ड में इसका व्यापक रूप से बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो ईपी रोम होती है हम इसको यूवी और जो अल्ट्रावायलेट रे होती हैं उनके द्वारा इनको इरेज कर सकते हैं। इसमें पैकेट में क्या होते हैं? क्विट्स होते हैं और उसमें विंडोज होती हैं। क्विट्स विंडोज होती हैं जिसमें मदरबोर्ड में इनका व्यापक रूप से बायोस चिप के रूप में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये इरेजेबल एवं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब हमने इनको इरेज कर दिया फिर से इनको प्रोग्रामेबल बना दिया। अब आती है ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसको इलेक्ट्रिकली हम इसको इरेज कर सकते हैं, फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं और ये रीड ओनली मेमोरी है। ईपी रोम को प्रोग्राम किया जा सकता है, यह विद्युत रूप से मिटा दिया जाता है और लगभग 10,000 बार इनको मिटा सकते हैं। हम कई बार इनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मिटा सकते हैं और ये फिर से हो जाती है, मतलब विद्युत के रूप से इनको हमने मिटा दिया और फिर से चलने लगेंगे। 10,000 बार हम इनको मिटा सकते हैं और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। इमेज इरेजिंग एवं प्रोग्रामेबल दोनों में लगभग 4 से 10 मिलियन सेकंड लगते हैं। तो कितने हमें टाइम लगता है? 4 से 10 मिली सेकेंड हमें मिटाने में और फिर से प्रोग्राम करने में टाइम लगता है। इसका उपयोग बायोस में चिप के रूप में किया जाता है। देखिए हमने कितनी रोम पढ़ ली। रोम क्या थी? रैंडम रीड ओनली मेमोरी थी। ये 4 प्रकार की थी। एक मस्कर्ड रोम थी, एक थी प्री रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्थायी रूप से हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। आउटपुट का काम करवाती हैं और ये निर्देश देती हैं और इनका जो डाटा होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है।
तो पहले आती है मस्कट रोम। इसमें क्या थी कि सबसे पहले जो रोम थी वो हार्डवेयर डिवाइस में उपयोग होती थी और उसमें उनको प्री प्रोग्राम्ड सेट को क्या कहा जाता था, मस्कट रोम कहा जाता था, जो कि बहुत सस्ते होते थे। अब आते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इनको एक बार ही मॉडिफाई किया जा सकता है और हमेशा के लिए डाटा वैसे रख सकते हैं। तो जो यूजर है वो खाली रोम, प्री रोम लेके आएगा, उसमें प्रोग्राम को इंटर कर देगा। अब आती है ईपीरोम, मतलब इनको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बनाया गया था। इसमें यूवी प्रकाश के द्वारा हम इसका जो डाटा होता था उसको मिटा सकते थे। इसमें क्योंकि पैकेज में क्विट्स होते हैं उनको मिटा सकते थे और बेसिक इनपुट आउटपुट की चिप के रूप में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इलेक्ट्रिकली तरीके से हम इसको बार बार मिटा सकते हैं और बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हम इनको कम से कम 10,000 बार इनको मिटा सकते हैं और पुनः इनको प्रोग्राम कर सकते हैं। इनमें लगने का जो समय होता है वो 4 से सिर्फ 10 मिली सेकेंड का ही समय होता है। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी डाटा को लॉन्ग टर्म आधार पर स्टोर करती है। यह सीधे सीपीयू द्वारा प्रोसेस नहीं होती, इसे पहले प्राइमरी मेमोरी में कॉपी करना होता है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में हार्ड डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क जैसी मैग्नेटिक डिस्क, सीडीज, सीडी रोम और ऑप्टिकल डिस्क एवं मैग्नेटिक टेप, यूएसबी, फ्लैश डिस्क वगैरह इसके अंतर्गत आती है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होगी, देखो एक तो थी अपनी प्राइमरी मेमोरी जो सीपीयू के अंदर लगी थी, लेकिन अब कुछ मेमोरी ऐसी भी होती है जो कि बाहर से हम इसको यूज करते हैं, तो वो क्या थी, सेकेंडरी मेमोरी होती। सेकेंडरी मेमोरी सीधे कंप्यूटर मतलब सीपीयू में नहीं लगी रहती है, ये पहले प्राइमरी मेमोरी में कॉपी करनी पड़ती है, फिर हम इसमें जो डाटा होता है वो हम डालते हैं। इसमें कौन कौन सी डिवाइस आती हैं, तो हार्ड डिवाइस जितनी भी होती हैं वो, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी रोम, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, यूएसबी और फ्लैश डिवाइस इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है हार्ड ड्राइव क्या होती है। यह एक नॉन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होती हैं जिनमें उच्चतम या उच्च गति पर घूमने पर मैग्नेटिक डिस्क या फिर प्लेट होती हैं। यह हार्ड डिवाइस संकेंद्रित वृत्तों के खंडों में डाटा स्टोर होता है। यह 5,400 से 15,000 आरपीएम पर घूम सकती हैं, रोटेट पर मिनट पर घूमती है। हार्ड डिवाइस क्या होती हैं, तो यह एक नॉन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होती हैं जो कि उच्च गति पर घूमने वाली मैग्नेटिक डिस्क या फिर प्लेट होती हैं, जो कि जो वृत्त होता है वो संकेंद्रित वृत्तों के खंडों में डाटा स्टोर होता है। इसमें 5,400 से 15,000 आरपीएम पर घूमता है। अब आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक पतली लचीली मैग्नेटिक डिस्क से बनी होती है। यह एक वृत्ताकार प्लास्टिक कैरियर में सील किया जाता है। किसमें किया जाता है, प्लास्टिक कैरियर के सील में इनको सील किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का व्यापक रूप से सॉफ्टवेयर विस्तृत करने, फाइलों को स्थानांतरित करने, डेटा का बैकअप कॉपी लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क से डाटा पढ़ने लिखने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में एक फ्लॉपी डिस्क होना चाहिए। देखिए फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, यह एक पतली सी होती है, लचीली मैग्नेटिक डिस्क की बनी होती है। यह वृत्ताकार प्लास्टिक कैरियर से सील होती है। यह फ्लॉपी डिस्क का व्यापक रूप से सॉफ्टवेयर विस्तृत करने में इसका प्रयोग किया जाता है, फाइलों को स्थानांतरित करने, डेटा का बैकअप लेने के लिए और उसको कॉपी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है फ्लॉपी डिस्क का। फ्लॉपी डिस्क डेटा को पढ़ने लिखने कंप्यूटर सिस्टम में यह फ्लॉपी डिस्क डिवाइस होनी चाहिए। अब आता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क एक पोर्टेबल स्टोरेज माध्यम होता है जिसका प्रयोग डिजिटल रूप में डाटा को स्टोर या रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये फ्रेजाइज होती हैं और स्क्रैच से प्रभावित रहती हैं। जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती हैं ये क्या होती हैं, यह पोर्टेबल स्टोरेज माध्यम है, मतलब पोर्टेबल स्टोरेज माध्यम है। इसका प्रयोग डिजिटल रूप में डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये फेजाइल होती हैं और स्क्रैच से प्रभावित होती हैं, मतलब स्क्रैच आ जाते हैं, स्क्रैच से प्रभावित होती हैं और फेजाइल होती हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर आती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम कहा जाता है। यह भी एक स्टोरेज डिवाइस है, इसे पढ़ा जा सकता है लेकिन इससे बदला या हटाया नहीं जा सकता। कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी इसको कहा जाता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। यह एक डिवाइस है जो कि वर्तमान में बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किए जा रही हैं। यह हाई
डेफिनेशन कंटेंट को स्वीकार करती हैं। यह 2 स्तरीय डीवीडी में लगभग 17 गीगाबाइट वीडियो, ध्वनि एवं अन्य डाटा हो सकता है। तो डीवीडी क्या होती है? यह हार्ड मतलब एक डिस्क है जो कि वर्तमान में बहुत यूज हो रही है। यह हाई डेफिनेशन कंटेंट को स्वीकार कर सकती है और 2 स्तरीय डीवीडी में लगभग 17 गीगाबाइट तक वीडियो, ध्वनि एवं अन्य डाटा हम रख सकते हैं। ब्लू रे डिस्क सीडी और डीवीडी डिस्क एवं ड्राइव का एक उन्नत संस्करण ब्लू रे डिस्क होता है। इसे सामान्यतः बीडी रोम के नाम से जाना जाता है। सिंगल लेयर में बीडी डिस्क की अधिकतम क्षमता 25 जीबी होती है और डुअल लेयर में 50 जीबी तक होती है। तो ब्लू रे डिस्क क्या होता है? ब्लू रे डिस्क को हम बीडी डिस्क भी कहते हैं। इसमें सीडी और डिस्क डिवाइस का उन्नत एवं प्रसंस्करण रूप है। इसमें रैम के नाम से जाना जाता है। हम इसको किसके नाम से जानते हैं? बीडी रोम के नाम से जानते हैं। इसमें सिंगल लेयर में होती है 25 जीबी तक क्षमता और डुअल में होती है 50 जीबी तक क्षमता। अब आता है होलोग्राफी वर्सेटाइल डिस्क, HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। यह एक होलोग्राफिक स्टोरेज फॉर्मेट होता है जिसकी अधिकतम क्षमता 3.9 टेराबाइट होती है। इस क्या होती है? एक होलोग्राफिक स्टोरेज फॉर्मेट है जिसकी अधिकतम क्षमता कितनी होती है? 3.9 टेराबाइट। फ्लैश डिवाइस, फ्लैश डिवाइस छोटे एवं अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो कि एक अंतर्निहित USB प्लग के माध्यम से कंप्यूटर और अन्य डिवाइस से जुड़े होते हैं। इन्हें अक्सर पेन डिवाइस, थंब डिवाइस या फिर जंप डिवाइस के रूप में जाना जाता है। अधिकतर इनकी स्टोरेज क्षमता 8 जीबी से 64 जीबी तक होती है। देखो फ्लैश डिवाइस क्या होती है? यह छोटे आकार की होती है, अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस हैं। इनमें अंतर्निहित USB प्लग के माध्यम से कंप्यूटर और अन्य डिवाइस से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ते हैं? USB के माध्यम से हम अन्य कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं फ्लैश डिवाइस को। इसमें पेन डिवाइस, थंब डिवाइस और जंप डिवाइस आती हैं और अधिकतम स्टोरेज क्षमता इनकी 8 से 64 जीबी तक होती है। छोटे से होते हैं, पोर्टेबल, अन्य पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती हैं फ्लैश डिवाइस। फिर आती हैं जिप डिवाइस। यह फ्लॉपी डिस्क की एक उन्नत प्रसंस्करण या संस्करण जिप डिस्क के रूप में जानी जाती है। यह लोमेगा द्वारा विकसित किया गया है। तो जिप लोमेगा के द्वारा विकसित किया गया है। जिप डिस्क में 100 से 250 MB और 750 MB क्षमता में उपलब्ध होती है और इनका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करना, साझा करना और बैकअप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जिप डिस्क क्या होती है? तो ये भी एक फ्लॉपी डिस्क का उन्नत रूप है जो कि लोमेगा द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 100 MB से 250 MB और 750 MB तक हम क्षमता का डाटा रख सकते हैं। इनका प्रयोग हम बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने, साझा करने और बैकअप लेने के लिए करते हैं। कैश मेमोरी, यह बहुत उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो कि CPU को गति दे सकती है। तो कैश मेमोरी क्या होती है? एक उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कि CPU में लगी होती है और CPU को गति दे सकती है। CPU और मेन मेमोरी के बीच में यह एक बफर के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए रजिस्टर। तो जो कैश मेमोरी होती है वो क्या होती है? एक रजिस्टर इसका एक टाइप है जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि CPU को क्या करती हैं? गति देती हैं और हमेशा CPU और मेन मेमोरी के बीच में एक बफर का कार्य करती हैं। अब आती है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर और अस्थायी स्टोरेज के रूप में प्रयोग करके उचित या इसके अतिरिक्त मेमोरी का प्रयोग करके अनुमति देता है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर डिवाइस को अस्थायी स्टोरेज के रूप में उपयोग करके अतिरिक्त मेमोरी का उपयोग करने की अनुमति देती हैं। कि मतलब ये वर्चुअल बना रही है ना, कि जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो क्या करती है? वर्चुअल जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हार्डवेयर डिवाइस का अस्थायी स्टोरेज के रूप में उपयोग करके जो उपयुक्त मेमोरी है या अतिरिक्त मेमोरी है उसका प्रयोग करने की अनुमति देती है। अब आता है हमारा क्विक रिवीजन।
प्रकार और उदाहरण। सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन कौन सी है? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी है हमारे रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ऑप्टिकल डिवाइस कौन कौन सी है? तो सीडी रोम, सीडीआर, डीवीडी, एचडीवी, ब्लू रे डिस्क, ये सब क्या है? हमारी ऑप्टिकल मेमोरी है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि ऑप्टिकल मेमोरी कौन कौन सी है। तो सीडी, डीवीडी, रोम नहीं होती, एचवीडी होती है, ब्लू रे डिस्क होती है, ये सब क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी है। अब आती है मैग्नेटिक मेमोरी क्या होती है? तो हार्ड डिस्क डिवाइस और फ्लॉपी डिस्क जो होती हैं वो सब हमारी मैग्नेटिक मेमोरी है। कौन कौन सी? हार्ड डिस्क डिवाइस और फ्लॉपी डिस्क डिवाइस हमारी मैग्नेटिक मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी, यह इसमें आती है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। ईपी रोम टेक्निक डिवाइस हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। इसके साथ हमारा मेमोरी टॉपिक होता है कंप्लीट।